तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट सैटिस्फाई द कस्टमर नीड एंड वांट्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कस्टमर की नीड एंड वांट्स को सैटिस्फाई करती है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज आपने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स क्या है? वो प्रोडक्ट जो कि टेंजिबल नेचर का होता है, वो कस्टमर के नीड एंड वांट को सैटिस्फाई करता है। वहीं पे सर्विस क्या है? सर्विस इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कस्टमर की नीड एंड वांट को सैटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग क्या है सर्विस? सर्विस इज एन एनी एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी एक कोई एक्ट है जो परफॉर्मेंस है, जो इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, इंडिविजुअल एक्ट करता है। वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर कर सकती है सर्विस। इसेंशली इनटेंजिबल, यानी कि इनटेंजिबल होता है एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, यानी कि इसमें किसी भी चीज़ की ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे कि गुड्स के केस में क्या होता है? आप सपोज करें कि किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं, आप मोबाइल परचेज करते हैं, तो मोबाइल परचेज करने से पहले उस मोबाइल का जो ऑनर होता है वो शॉपकीपर होता है, लेकिन जब आप मोबाइल परचेज कर लेते हैं तो उस मोबाइल का ऑनर आप हो जाते हैं, यानी कि कस्टमर हो जाता है जो परचेज करता है। लेकिन सर्विस के केस में ऐसा क्या है कि सर्विस में जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वही ऑनर होता है, और वो उसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। यानी कि आप कहीं पे किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी होटल में सर्विस लेने जाते हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ सर्विस को अवेल करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद आप वापस आ जाते हैं। वहाँ पे किसी भी ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि आप जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वही उसी ऑनर सर्विस का ऑनर होता है। तो डिफिनेशन की बात करें तो सर्विस इज एनी एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इनटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन दी ऑनरशिप ऑफ एनीथिंग, यानी कि इसमें ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हॉस्पिटल्स हो गए, मिलिट्री सर्विसेज हो गए, पुलिस हो गए, फायर डिपार्टमेंट हो गया, पोस्टल सर्विसेज हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एयरलाइंस हो गए, बैंक्स, होटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ये आपको अपने अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग नेचर की सर्विस आपको प्रोवाइड करती हैं और आप उस सर्विस को अवेल करते हैं। यहाँ पे ऑनरशिप का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है और इनटेंजिबल नेचर की सर्विसेज होती हैं। हाँ, उसमें कुछ फिजिकल एविडेंस से रिलेटेड चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये सर्विस की डिफिनेशन और एग्जांपल है। अब हम बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज की। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? तो जैसा कि आपने देखा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि नो ऑनरशिप, यानी कि ऑनरशिप का ट्रांसफ़र सर्विस के केस में नहीं होता, यानी कि जो कस्टमर सर्विस को अवेल करता है उसके पास उस सर्विस का ऑनरशिप नहीं ट्रांसफ़र होता है। तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स इनटेंजिबिलिटी, यानी कि सर्विस क्या है? इनटेंजिबल नेचर का है, यानी आप इसको देख नहीं सकते हैं। जबकि गुड्स क्या है? टेंजिबल नेचर का होता है। उसी तरह से इनसेपरेबिलिटी, यानी कि आप सर्विस को जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे सेपरेट नहीं कर सकते, यानी सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से सेपरेट नहीं कर सकते। सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर ही अवेल करता है, एक्ट करता है, परफॉर्म करता है। वेरिएबिलिटी, यानी कि सर्विस के केस में क्या है? वेरिएबल नेचर का होता है, यानी कि एक जैसी सर्विस हमेशा एक अलग अलग कस्टमर को नहीं मिल सकती हो, उसमें वेरिएबिलिटी कुछ ना कुछ रहती है। इसी तरीके से पेरिशेबिलिटी है, यानी कि सर्विस क्या है? नष्ट होने वाली चीज़ है। अगर आपने किसी टाइम पे सर्विस नहीं अवेल की तो उस टाइम में आप दोबारा वो सर्विस अवेल नहीं कर सकते हैं। और जो हमने पहले बताया था कि नो ऑनरशिप, यानी सर्विस के केस में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। आप सिर्फ सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, लेकिन ऑनरशिप के ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो हम इसको डिटेल में देखें तो इंटेंजिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि सर्विस कैन नॉट बी सीन, टेस्टेड, फेल्ट, हर्ड और स्मेल्ड बिफोर दे आर बॉट, यानी कि सर्विस को आप ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना फेल्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना सूंघ सकते हैं। तो ये इंटेंजिबल नेचर का होता है। एग्जांपल यूनिवर्सिटी और कॉलेज, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में सर्विसेज लेते हैं, उसको आप सीन देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको यूज़ नहीं करते, अवेल नहीं करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक से हम बात करें तो इनसेपरेबिलिटी, यानी कि सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आप सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर होता है सर्विस हमेशा उसी की रहेगी। जैसे कि सैलून, आप हेयर कट कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर जो हेयर कट करता है आपका, वो सर्विस वही दे सकता है, उससे आप सर्विस सेपरेट नहीं कर सकते। देन है वेरिएबिलिटी मीन्स एवरी टाइम सेम सर्विस विल बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली एज इट डिपेंड्स ऑन हु प्रोवाइड देम, व्हेन एंड वेयर एंड हु whom, यानी कि एक ही हमेशा जो है सेम सर्विस, जो एक ही टाइप का सर्विस जो है हमेशा अलग अलग तरीके से प्रोवाइड होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, कैसे प्रोवाइड कर रहा है, कब, कहाँ और कब प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे कि वेटर सर्विसेज होता है, तो क्या होता है कि सर्विस वेरिएबल नेचर का होता है, एक ही सर्विस अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दी जा सकती है। अब हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो पेरिशेबिलिटी। तो पेरिशेबिलिटी क्या है? सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, यानी कि आप इसको स्टोर करके नहीं सकते कि आज हम स्टोर करके रख ले रहे हैं और कल जाके दोबारा
उसको यूज़ कर लेंगे, नहीं। इफ़ इट इज़ नॉट डिलीवर्ड और यूज्ड देन दैट सर्विस विल लॉस्ट, यानी कि वो लॉस्ट हो जाएगा। सपोज़ करिए आपको मूवी देखनी है, तो मूवी क्या है, थिएटर आप देखते हैं, मूवी हॉल में जाते हैं तो वो सर्विस है। तो आपने किसी दिन का शो बुक किया, तो अगर आप उस टाइम पे उस दिन पे वो शो देखने नहीं गए, तो आप जो है नेक्स्ट टाइम उस शो को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सर्विस अब वो लॉस्ट हो गई, पेशेबल नेचर हो गई है। अब अगले दिन दोबारा से आपको दोबारा से पेमेंट यानी प्राइस पे करना पड़ेगा, टिकट परचेज करेंगे, उसके बाद ही आप दे सकते हैं। तो एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, एंटरटेनमेंट सर्विस हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल देख लीजिए कि आपको सपोज़ कि आपने रिजर्वेशन किया, उस दिन आप नहीं जा पाए, तो अब दोबारा से वो सर्विस आप यूज़ नहीं कर सकते। अब अगली बार दोबारा से आपको पेमेंट करके नेक्स्ट डे के लिए रिजर्वेशन करना होता है। इसी तरह से नो ओनरशिप है, यानी कि एज सर्विस इज इनसेपरेबल, यानी कि सेपरेबल नहीं है वो सर्विस प्रोवाइडर से, सर्विस को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, सो वन कैन अवेल और एक्सपीरियंस द सर्विस बट कैन नॉट ऑन द सर्विस, यानी कि कोई कस्टमर है वो सर्विस को अवेल कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन उसको ऑनरशिप नहीं, मतलब उसको ऑन नहीं कर सकता, यानी कि वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता है सर्विस प्रोवाइडर से। तो एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन एंटरटेनमेंट, यानी कि आप जैसे बस सर्विस यूज़ करते हैं, रेलवे सर्विस यूज़ करते हैं, एयरलाइन सर्विस यूज़ करते हैं, तो आप उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहें कि आप उस बस के मालिक हो जाएं, उस बस को परचेज कर ले, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है सर्विस के केस में। इसी तरह एंटरटेनमेंट में जैसे आप मूवी देखने गए, तो आप मूवी देख के वापस आ जाते हैं, ना कि मूवी हॉल जो है अपने नाम पे लिखवा लेते हैं। तो ये ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विसेज की। तो होप आपको समझ में आएगा कि सर्विस क्या होता है और क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स सर्विस के। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, क्या है कॉन्सेप्ट, किसने कॉन्सेप्ट दिया, क्या है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स जो है गुड्स के केस में क्या होता है कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो एक अच्छी मार्केटिंग करने के लिए गुड्स की हमें 4 पी पे ध्यान देना होता है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का एक अच्छा मिक्सचर तैयार करना होता है, जिसके बेसिस हम अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के केस में। लेकिन सर्विस के केस में क्या होता है कि सर्विस क्या है कि सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे हमें कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है। तो इसी वजह से सर्विस के केस में क्या होता है, 7 P आ जाता है, यानी कि यहाँ पे 3 मोर पीस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है कि सर्विस मार्केटिंग मिक्स इज ऑल्सो नॉन एज एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटेंड किया गया है। जैसे कि प्रोडक्ट के केस में क्या है कि 4 P होता है, यहाँ पे एक्सटेंड करके 7 P कर दिया गया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, यानी कि एडेड, इसमें और ऐड किए गए हैं पीस, एंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सर्विस ब्लूप्रिंट डिजाइन। और ये जो एक्सटेंडेड सर्विस मार्केटिंग मिक्स है, यानी कि जो एक्स्ट्रा 3 P है, वो इंटीग्रल पार्ट है सर्विस ब्लूप्रिंट डिजाइन करने, यानी सर्विस को डिजाइन करने के लिए, सर्विस कैसे दी जाएगी उसके लिए ये एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स ब्लूप्रिंट डिजाइन है। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 7 P's एज कम्पेयर टू द 4 P's ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, यानी कि सर्विस मार्केटिंग मिक्स में 7 P होते हैं, जबकि प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स में कितने होते हैं, 4 P होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ और पीस की रिक्वायरमेंट होती है सर्विस के केस में। सर्विस इज एन एक्ट और परफॉर्मेंस, जबकि प्रोडक्ट में गुड्स होता है, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पीस की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन पे अगर फोकस कर लें तो अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। इट एड्स 3 मोर पीस विच आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमम सर्विस डिलीवरी, यानी कि सर्विस, एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एक अच्छी सर्विस डिलीवर करने के लिए हमें 3 पीस की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए सर्विस मार्केटिंग मिक्स में 7 पीस होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो ये सर्विस मार्केटिंग मिक्स में, यानी 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स में होते हैं। तो प्रोडक्ट हो गया, पीपल हो गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और उसके बाद पीपल, देन प्रोसेस, एंड देन फिजिकल एविडेंस। तो होता क्या है कि सपोज करिए कि आप कोई सर्विस लेने जाते हैं, आप सपोज करिए बार्बर शॉप पे जाते हैं। तो बार्बर शॉप पे जब जाते हैं तो वहाँ पे वो जो सर्विस है, जो हेयर कट की सर्विस है, उसको कोई ना कोई पर्सन प्रोवाइड करेगा, और जिसको सर्विस चाहिए, उस सर्विस चाहिए हेयर कट का, उसको भी जाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, पीपल का इन्वॉल्वमेंट हो गया। सर्विस के केस में जिसको सर्विस चाहिए और जो सर्विस दे रहा है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इसलिए यहाँ पे किस पे फोकस किया गया, पीपल। एक पी और एड ऑन किया गया, पीपल, क्योंकि पीपल नहीं होगा तो सर्विस ना ही दी जा सकती और ना ही ली जा सकती है। इसीलिए पीपल एक इंपॉर्टेंट पी हो गया सर्विस के केस में। इसी तरीके से प्रोसेस, सर्विस में क्या है कि एक्ट एंड परफॉर्मेंस है। तो सर्विस में जो आप सर्विस देते हैं उसमें एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है एक्शंस लिए जाते हैं। आप हेयर कट करने जाते हैं तो वहाँ पे पहले आपके हेयर्स को वेट किया जाता है, उसके बाद फिर उसको अकॉर्डिंगली कट किया जाता है।
तो वहाँ पे एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से जैसे आप मूवी हॉल में देखने जाते हैं तो पहले आप मूवी की टिकट बुक करते हैं, पहले आप शो देखते हैं कितने बजे का है, फिर उसके अकॉर्डिंग मूवी सीट देखते हैं सीट खाली है कि नहीं, फिर आप मूवी टिकट बुक करते हैं, फिर उस शो टाइम से पहले आप जाते हैं, फिर मूवी देखते हैं, फिर उसके बाद आपका जो है सर्विस ओवर होता है, मूवी देख के वापस आते हैं। तो एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि आपने पहले मूवी देख ली उसके बाद जो है आप टिकट बुक कर रहे हैं, नहीं, आपके सामने एक प्रोसेस होगा। तो इसलिए सर्विस के केस में क्या है, एक प्रोसेस होता है। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या है कि पहले आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, सीट पे बैठेंगे, उसके बाद वेटर को बुलाएंगे, मेनू कार्ड लेंगे, उसके बाद ऑर्डर देंगे। तो जो वो ऑर्डर देते हैं तो उसके बाद भी उसमें भी जो सर्विस आपको दी जाती है उसमें भी एक प्रोसेस है कि पहले आपके इस टेबल पे ग्लास और वाटर आता है, उसके बाद फिर आपके सैलेड आएगा, फिर वेजिटेबल्स आते हैं, फिर जो है चपाती या फिर राइस एंड पल्स आते हैं, फिर लास्ट में स्वीट्स आता है, उसके बाद फिर लास्ट में बिल आता है। तो ये प्रोसेस है। तो सर्विस के केस में प्रोसेस इंपॉर्टेंट भी होता है। उसी तरीके से फिजिकल एविडेंस कि आप सर्विस कौन सी सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस देने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसके लिए क्या कौन सा पी ऐड हुआ, फिजिकल एविडेंस। आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप सर्विस दे रहे हैं। आप हेयर कट की सर्विस देते हैं तो कैसे पता चलता है, तो आपके शॉप पे एक एक शॉप होगी, उसमें जो है मिरर लगे होंगे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं जिसके थ्रू आप हेयर कट का जो है, जैसे सीजर्स हो गए, कॉम हो गई, तो ये सब चीज़ें होती हैं तो जो दिखाती है हाँ कि आपके पास यहाँ पे आपके पास हेयर कट का जो है वो सर्विस दी जा रही है। इसी तरीके से आप कहीं पे टिकट बुक करने वाली सर्विस दी रही है तो वहाँ पे बाहर एक बिल बोर्ड लगा होगा, साइन बोर्ड लगा होगा, जहाँ पे आप देखते हैं वहाँ पे लगा होगा कि एरोप्लेन की फ़ोटो बनी होगी, ट्रेन की फ़ोटो बनी होगी, वहाँ पे रेल टिकटिंग बुक लिखा होगा। तो इससे आपको पता चलता है कि हाँ कि यहाँ पे टिकट बुक की जाती है, तो वो फिजिकल एविडेंस है। तो सर्विस के केस में फिजिकल एविडेंस देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गुड्स के केस में क्या है कि गुड्स खुद एक फिजिकल एविडेंस हो गया। आप दुकान पे उस गुड्स को रख दोगे तो देख के पता चलेगा हाँ यहाँ पे ये सामान मिलता है। लेकिन सर्विस के केस में नहीं पता चलेगा जब तक कि आप कोई फिजिकल एविडेंस नहीं शो करेंगे। तो इसलिए सर्विस के केस में फिजिकल एविडेंस भी एक इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इस वजह से पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस सर्विस के केस में ऐड ऑन हो जाते हैं, एक्सटेंड कर दिया जाता है। 4P को एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसमें 3P और ऐड कर दिया जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है, 7P होता है सर्विस के केस में। तो फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस और पीपल, ये 3 P एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो फिजिकल एविडेंस जैसा कि हमने बताया कि लेआउट कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, प्रीमाइसेस का एम्बियंस कैसा है, ईज़ ऑफ मूवमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, बिलबोर्ड साइन वगैरह। प्रोसेस में कि आपका प्रोसेस कैसा है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसा है, वेबसाइट डिज़ाइन कैसी है, ऑपरेशनल सपोर्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। फिर पीपल में यानी कि कस्टमर की सर्विस, जो कस्टमर सर्विस कैसी है, स्किल्स और एक्सपीरियंस कैसा है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसा है आपका। तो ये सारी चीज़ सर्विस के केस में आपको फोकस करनी पड़ती हैं। तो फिजिकल एविडेंस यानी कि प्रूफ यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोसेस यानी कि जो आप स्टेप बाय स्टेप सर्विस प्रोवाइड करने का जो तरीका होता है, और पीपल जिसको सर्विस चाहिए और जिसको सर्विस देनी है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना है, और दोनों की परफॉर्मेंस यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी स्किल्स मैटर करती है सर्विस के केस में। अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छी स्किल्स नहीं है, तो फिर सर्विस जो है वो अच्छी सर्विस डिलीवर नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से वो आगे चल के मार्केट जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। उसका जो मार्केटिंग होगी वो अच्छी मार्केटिंग नहीं कर सकता है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 7 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है, सर्विस मार्केटिंग में क्या है, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी होंगी, जो इंटेंजिबिलिटी, वेरिएबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप जो है गुड्स और सर्विस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप एक जगह बेसिस लिख लेंगे, दूसरी जगह गुड्स और तीसरी जगह सर्विसेज लिख लेंगे। तो बेसिस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हुए आप जो है गुड्स और सर्विसेज की डिफरेंसेस को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेरिशेबिलिटी, जो आपने जानते हैं कि पेरिशेबिलिटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सर्विसेज की। तो पेरिशेबिलिटी यानी कि जो चीज नष्ट हो जाती है आसानी से, यानी कि बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो गुड्स क्या है, गुड्स फिजिकल गुड्स होते हैं, फिजिकल जो है ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो है आसानी से नष्ट नहीं होते, यानी कि आप इनको एक बार बन गए, ये गुड्स बन जाते हैं तो आप इनको कई सालों तक जो है, कई महीनों तक आप यूज कर सकते हो। लेकिन सर्विस के केस में क्या होता है कि सर्विसेज क्या है वो नष्ट हो जाती हैं, टाइम बाउंड होती हैं वो सर्विसेज। अगर हम जैसे मूवी है तो मूवी के लिए आपने जो है टिकट परचेज किया, मॉर्निंग का 9 शो है, 9 AM का शो है, तो आप अगर 9 AM पे नहीं पहुंचते हो तो वो फिर सर्विस आप दोबारा अवेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सर्विसेज क्या हो गई, पेरिशेबल होती है। वहीं पे गुड्स क्या होती है, नॉट इजिली पेरिशेबल। पेरिशेबल होती हैं, जैसे कुछ गुड्स होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, लेकिन
इजीली पेरिशेबल नहीं होते, लेकिन जो सर्विसेज होती हैं वो तुरंत के तुरंत जो है सेकंडों में पेरिश हो जाती हैं। क्लियर? तो गुड्स आर नॉट इजीली पेरिशेबल बट सर्विसेज आर पेरिशेबल। दूसरा है स्टोरेज। तो पेरिशेबिलिटी के बेसिस पे आप स्टोरेज को भी जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टोरेज के बेसिस पे। जैसे गुड्स क्या है भाई, गुड्स है वो पेरिशेबल नहीं होते, नष्ट नहीं होते आसानी से, तो उनको आप स्टोर करके रख सकते हो 1-2 दिन, साल भर, 5-6 साल जो है आप स्टोर करके रखते हो। लेकिन सर्विसेज क्या है वो जो है आप वो पेरिशेबल नेचर की होती है, वो नष्ट हो जाती हैं अगर आप उनको यूज नहीं करोगे तुरंत के तुरंत। तो वो क्या है, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, आप उनको स्टोर करके नहीं रह सकते हो। यानी कि 9 बजे 10 तारीख को 9 बजे का शो है आपको, तो 10 तारीख को 9 बजे आप उसको अवेल करना होगा। अगर आप नहीं अवेल कर पाए तो फिर वो दोबारा आप जो है 10 तारीख को 9 बजे जाके शो नहीं देख सकते हो। तो सर्विस क्या है, पेरिशेबल है और वो आप स्टोर नहीं कर सकते हो। डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट बेसिस है इनसेपरेबिलिटी। तो इनसेपरेबिलिटी के केस में क्या है कि गुड्स के केस में अगर हम बात करें तो गुड्स क्या है वो सेपरेबल होता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स होलसेलर को ट्रांसफर कर देता है, होलसेलर रिटेलर को ट्रांसफर कर देता है, रिटेलर फाइनली कस्टमर को ट्रांसफर कर देता है। बनाया मैन्युफैक्चरर ने, और जो ऑन है, जो ऑनर होता है वो कौन होता है, कस्टमर होता है। लेकिन सर्विस के केस में क्या होता है कि सर्विस के केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इनसेपरेबल फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो गुड्स क्या है, गुड्स आर सेपरेबल, ठीक है, बट सर्विस क्या है, सर्विस आर इनसेपरेबल। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो उससे आप सर्विस को सेपरेट नहीं कर सकते हो। यानी कि बार्बर के यहाँ पे आप जाते हो तो बार्बर के यहाँ सर्विस अवेल करते हो, लेकिन बार्बर की कैंची, शीशा, कंघी ये सब लेके आप नहीं चले आते हो, या फिर उसकी जगह पे आप खुद नहीं खड़े हो जाते हो। क्लियर? तो सेपरेबल नहीं होता, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को सेपरेट नहीं कर सकते हो। लेकिन गुड्स के केस में जो इसने मैन्युफैक्चर किया है गुड्स, उससे आप उसको सेपरेट कर सकते हो। रिटेलर जिसके पास गुड्स है उससे आप परचेज करके उसको सेपरेट कर सकते हो, लेकिन सर्विस को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। वहीं पे नेक्स्ट बेसिस है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी यहाँ पे कहने का मतलब है कि वेरिएशन, यानी कि एक ही सर्विस, मतलब कि एक ही सर्विस प्रोवाइडर है वो सेम टाइप की सर्विस अलग अलग लोगों को ना देगा जब, तो कुछ ना कुछ वहां पे वेरिएशंस रहते हैं। लेकिन गुड्स के केस में क्या होता है, वेरिएशन नहीं होता है। मतलब कि आप सपोज कि कोई मोबाइल का मॉडल परचेज करने जा रहे हैं तो उस मॉडल के जितने भी हैंडसेट होंगे सब एक जैसे ही दिखने में लगेंगे आपको। क्लियर? जैसे कि आप टाटा की पंच कार लेने गए तो पंच कार का जो, अगर पंच प्योर रिदम लेते हैं तो पंच प्योर रिदम को जितने भी कारें होंगी सब एक जैसे ही आपको दिखेंगे। तो वेरिएबिलिटी वहां पे नहीं होती है गुड्स के केस में। लेकिन सर्विस के केस में क्या होता है, वेरिएबिलिटी होती है। वहां पे क्या होता है कि वेरिएशन आ जाते हैं। सेम टाइप की सर्विस आप जो है डिमांड करोगे तो आप खुद जो है, आप पहले दिन जाओगे तो आपको सर्विस अलग तरीके से मिलेगी, दूसरे दिन जाओगे तो सर्विस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे, तीसरे दिन जाओगे तो कुछ और डिफरेंसेस मिलेंगे। तो यानी कि सर्विस में क्या होती है, वेरिएबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट बेसिस है दैट इज टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी मतलब कि आप किसी चीज को छू सकते हो कि नहीं छू सकते हो, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। तो गुड्स क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, यू कैन इजिली सी एंड टच द गुड्स, यानी कि आप आसानी से सामान को, जैसे मोबाइल है, फ्रिज है, कूलर है, तो आप इसको जो है छू सकते हो, देख सकते हो। लेकिन सर्विसेज क्या है, सर्विसेज को आप ना ही देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो। तो सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, सो सर्विसेज क्या है वो इंटेंजिबल होती है। लेकिन गुड्स क्या होती है, वो टेंजिबल होती है। क्यों? क्योंकि आप उसको छू सकते हो, उसको देख सकते हो। क्लियर? तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट बेसिस थे जिसके बेसिस पे आप गुड्स और सर्विस को डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसके अलावा एक डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि गुड्स के केस में जो मार्केटिंग मिक्स होता है वो क्या होता है, 4P होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वहीं पे सर्विस के केस में जो P होते हैं वो कितने होते हैं, 7P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन प्लस पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, यानी कि यहाँ पे 7 P's हो जाते हैं। तो इसके बेसिस पे भी आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, तो सर्विसेज को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर कितना इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे सर्विसेज को हम जो है 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पीपल प्रोसेसिंग। पीपल प्रोसेसिंग यानी कि यहाँ पे जो सर्विस है वो पीपल द्वारा पीपल को ही प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो कस्टमर है उसका यहाँ पे इन्वॉल्व होना जरूरी है, कस्टमर का रहना जरूरी होता है इस टाइप की सर्विसेज में। रिफर्स टू द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर एट द सर्विस सिस्टम और लोकेशन टू अवेल द सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे अगर सर्विस को अवेल करना है तो कस्टमर का होना जरूरी है और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका भी होना जरूरी होता है। जैसे कि सैलून हो गया तो वहाँ पे आपको हेयर कट करवाना है तो वहाँ पे जो बार्बर है वो भी रहेगा और प्लस आपको जिसको हेयर कट करवाना है उसको भी जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो दैट इज कॉल्ड पीपल प्रोसेसिंग, जहाँ पे पीपल का इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। क्लियर? वहीं पे दूसरा जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर्स, दैट इज प्रोडक्ट या फिर पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आ गया है तो आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक
स्पेसिफिक प्रोडक्ट और इट्स पोजीशन विथ लिमिटेड और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट को जो है यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे कस्टमर का होना या ना होना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैटर नहीं करता है। जैसे कि जो पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो आपको जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका होना या ना होना वो सेकेंडरी मैटर होता है। तो ये प्रोडक्ट या फिर पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विस कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पे कस्टमर का इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम होता है। तो जो शुरू के आपने पहला और दूसरा देखा, पीपल प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, ये क्या है, ये कुछ हद तक टेंजिबल होते हैं। क्लियर? लेकिन वहीं पे नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, तीसरा है मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विस। तो ये कुछ हद तक इंटेंजिबल नेचर का होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि ये सर्विसेज जो है वो इंडिविजुअल के जो कस्टमर होते हैं उनके मेंटल एबिलिटी, रिलीजियस बिलीव्स, बिहेवियर, परसेप्शन, लाइफ स्टाइल या एटीट्यूड को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विस कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर का होना होता है और साथ ही साथ वो जो है कस्टमर को फिजिकली सर्विस नहीं प्रोवाइड करते बल्कि उनके मेंटल पे जो है मेंटल स्टिमुलस को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, वो डिलीवर करते हैं नॉलेज विच डेवलप्स द मेंटल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। तो ये हम इस टाइप के सर्विस को क्या कहते हैं, मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विस। यहाँ पे जो कस्टमर होता है उसके मेंटल को, उसके माइंड को जो है यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, उसको जो है डेवलप किया जाता है। क्लियर? वहीं पे चौथा है दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विस। तो यहाँ पे क्या है, नाम से क्लियर है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। ए सर्विस विच प्रोवाइड और सर्व्स डेटा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन समहाउ, यानी किसी भी वे में। द इंफॉर्मेशन एक्ट एज अ प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट होता है। तो ये भी क्या होता है कि कुछ हद तक इंटेंजिबल होता है। तो जो शुरू के दो थे, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग और पीपल प्रोसेसिंग, वो दोनों टेंजिबल नेचर के थे कुछ हद तक। वहीं पे जो बाकी दो हैं, मेंटल प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये क्या है, इंटेंजिबल नेचर होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है मेंटल स्टिमुलस में, वो क्या है कि यहाँ पे जो है नॉलेज डिलीवर किया जाता है, यहाँ पे जो कस्टमर की मेंटल एबिलिटी है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। वहीं पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में इंफॉर्मेशन या डेटा या फिर नॉलेज जो है प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? तो ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर हो गया। वहीं पे दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल एक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनटेंजिबल एक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल एक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल एक्शन में पहला है सर्विस फॉर पीपल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि पीपल को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर? सर्विस डिलीवर्ड बाय पीपल टू पीपल, यानी कि कस्टमर जो है वो जो पीपल होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं सर्विस। जैसे कि हॉस्पिटल्स, बैंक्स, रेस्टोरेंट, सैलून्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका होना और जो सर्विस अवेल कर रहा है उसका होना, दोनों का होना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। हॉस्पिटल्स में है डॉक्टर है और पेशेंट है, बैंक्स है तो एम्प्लॉई हैं और कस्टमर हैं जो अकाउंट होल्डर्स हैं, रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे जो वेटर हो गए या फिर जो मैनेजर्स हो गए या फिर जो खाना बनाने वाले हो गए वो लोग हैं और आप खाने के लिए वहाँ पे होते हैं। सैलून्स है तो बार्बर है और आप प्रेजेंट हैं। तो सर्विस फॉर पीपल, तो ये टेंजिबल नेचर का होता है। वहीं पे दूसरा क्या है, सर्विस फॉर गुड्स। तो यहाँ पे क्या है, गुड्स के लिए जो है सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि हमने जो पहले वाले बेसिस था उसमें हमने पोजीशन प्रोसेसिंग में देखा था। तो सर्विस फॉर गुड्स यहाँ पे क्या होता है, सर्विस डिलीवर्ड बाय पीपल फॉर ऑब्जेक्ट और गुड्स। यहाँ पे क्या है, कस्टमर को सीधे सर्विस नहीं प्रोवाइड करके बल्कि गुड्स, जो कस्टमर का गुड होता है उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन वाला, कि पैकर एंड मूवर्स हैं, तो यहाँ पे जो कस्टमर का सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसके लिए सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सर्विस फॉर गुड्स, यानी कि गुड्स के लिए सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो गुड्स का रिपेयर और मेंटेनेंस होता है। ड्राई क्लीन, तो कस्टमर के कपड़े की ड्राई क्लीनिंग होती है। तो ये क्या है, सर्विस फॉर गुड्स होता है। तो ये क्या होता है, टेंजिबल एक्शन के बेसिस पे होता है। वहीं पे दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी जहाँ पे जो है टेंजिबल नेचर करनी होता है, यानी कि जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो पहला क्या है, सर्विसेज डायरेक्टेड एट पीपल्स माइंड, जो कि हमने क्या कहा था, मेंटल स्टिमुलस वाला। तो सर्विसेज डायरेक्टेड एट पीपल माइंड, जैसे कि एजुकेशन, थिएटर, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये क्या है, सर्विसेज डायरेक्टेड एट पीपल्स माइंड। वहीं पे सर्विसेज डायरेक्टेड एट इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि बैंकिंग, लीगल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सब क्या है, इंटेंजिबिलिटी के बेसिस पे जो है इनको डिवाइड किया गया है। क्लियर? तो इंटेंजिबिलिटी के बेसिस पे बैंकिंग, लीगल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये क्या है, एक तरीके का आपको जो है आपके पास
पोजीशन देते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो, बैंकिंग है तो आपका अकाउंट है तो आपके पास एसेट है, लीगल सर्विसेज है आपके पास एसेट्स है, इंश्योरेंस सर्विसेज आपके पास पॉलिसी तो वो आपका एसेट हो गया। लेकिन जो पीपल्स माइंड वाला हो गया, सर्विस डायरेक्टेड पीपल्स माइंड, वहाँ पे आपके माइंड मेंटल स्टिमुलस में चेंज हो रहा है। एजुकेशन है, आपको नॉलेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, थिएटर में आप मूवी एंजॉय कर रहे हैं तो मेंटल हो गया। तो इंटेंजिबिलिटी के बेसिस पे होता है। तो ये 3 बेसिस पे हमने जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा सर्विसेज का। पहला बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, तो जहाँ पे पीपल प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट या फिर पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज। तीसरा था मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग सर्विसेज। चौथा था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज। वहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल एक्शन, सर्विस फॉर पीपल, सर्विस फॉर गुड्स। और ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंजिबिलिटी, सर्विस डायरेक्टेड एट पीपल्स माइंड। एंड दूसरा है सर्विस डायरेक्टेड एट इंटेंजिबल एसेट्स। सर्विस डिज़ाइन टर्म से ही क्लियर है कि सर्विस को डिज़ाइन करना, यानी कि सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस को कस्टमर को डिलीवर करने के लिए जो लोग भी जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसको प्लान करना, उसको अरेंज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना ही क्या कहलाता है? सर्विस डिज़ाइन कहलाता है। द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग एंड अरेंजिंग पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन एंड मटेरियल कंपोनेंट ऑफ अ सर्विस इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड इट्स यूजर। तो सर्विस डिज़ाइन क्या हो गया? ये प्लान करना हो गया, अरेंज करना हो गया, किस चीज़ों को? पीपल को जो सर्विस प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सर्विस प्रोवाइड करने में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो वेटर हो गए, जो गार्ड हो गए, जो रिसेप्शन पे खड़े होते हैं एम्प्लॉयज़, वो हो गए, वो पीपल हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप चेयर, टेबल, लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ें देख रहे हो वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कम्युनिकेशन, आपने ऑर्डर दिया वेटर को, वेटर ने ऑर्डर दिया, अंदर जहाँ पे खाना बनता है उनको बिलिंग काउंटर पे जो है बिल बनाने के लिए जो है कम्युनिकेशन करता है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? एंड मटेरियल कंपोनेंट, यानी कि जो भी चीज़ें मटेरियल चीज़ें होती हैं वहाँ पे, उन सारी चीज़ों को प्लान करना, उन सारी चीज़ों को अरेंज करना ही क्या कहलाता है? सर्विस डिज़ाइन कहलाता है। क्यों? जिससे कि आप एक बेटर सर्विस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें, एक इंटरेक्शन जो है बेटर इंटरेक्शन हो सके सर्विस प्रोवाइडर एंड इट्स यूज़र में। अब पता चला कि आपके बीच में कम्युनिकेशन सही तरीके से है ही नहीं, तो एक वेटर ने किसी फर्स्ट कस्टमर का ऑर्डर किसी सेकंड कस्टमर के जो है डिलीवर कर दिया, सेकंड कस्टमर का ऑर्डर थर्ड कस्टमर को डिलीवर कर दे रहे हैं। तो ये क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ सर्विस डिज़ाइन, लैक ऑफ सर्विस डिज़ाइन। तो अगर आप जो है सर्विस को सही तरीके से प्लान नहीं करेंगे, सही तरीके से डिज़ाइन नहीं करेंगे, पीपल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मटेरियल को सही तरीके से अरेंज नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो सर्विस जो है कहीं ना कहीं आप सही से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सर्विस प्रोवाइडिंग में एरर्स आएंगे, मिस्टेक्स परफॉर्म होंगे। तो इस चीज़ों को हटाने के लिए और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सर्विस डिज़ाइन ज़रूरी होता है, यानी कि पीपल को, मटेरियल को, फिजिकल एविडेंस को, प्रोसेस को प्लान करना, उसको अरेंज करना ज़रूरी होता है कि कब कौन क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। द टर्म सर्विस डिज़ाइन वॉज क्वाइंड बाई लिन शॉर्टस्टैक इन 1982। तो सर्विस डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है, इसको जो है क्वाइन किया था लिन शॉर्टस्टैक ने 1982 में। तो सर्विस डिज़ाइन को आप क्या कह सकते हो? सर्विस डिज़ाइन इज द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस रिसोर्सेज, यानी कि जो बिजनेस रिसोर्सेज होते हैं, जो पीपल, प्रॉप्स यानी कि फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, उन सबको प्लान करना और उनको डिज़ाइन करना, उनको ऑर्गेनाइज करना ही क्या कहलाता है? सर्विस डिज़ाइन कहलाता है। भाई पीपल, कौन पर्सन क्या काम करेगा, कब काम करेगा, कहाँ खड़ा रहेगा, कहाँ बैठेगा, उस चीज़ को प्लान करना, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। प्रॉप्स यानी फिजिकल एविडेंस, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, कैसे अरेंज की जाएंगी, अगर जो है रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आता है तो वो कहाँ पे बैठेगा, उस टेबल पे, चेयर पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आप देखते होंगे टेबल पे पहले से ही वाटर बोतल रखा रहता है, या फिर जो है वहाँ पे आपको टिश्यू पेपर मिल जाएगा, नमक जो है, सॉल्ट जो होते हैं, या फिर ब्लैक पेपर होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखते हैं, स्पून्स रखे रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको अरेंज करना, उसको प्लान करना। प्रोसेस क्या होगा कि जो है वेटर को पहले जो है कस्टमर को मेनू कार्ड देगा, उसको वाटर प्रोवाइड करेगा, जो कस्टमर है वेटर को ऑर्डर देगा, ऑर्डर जो है वो अंदर जहाँ पे डिनर बनता है, जहाँ खाना बनता है, वहाँ पे जो है ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाएगा, फिर वहाँ से ऑर्डर को पिक किया जाएगा, कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा। कस्टमर से बीच में फिर से पूछा जाता है कि आपको कुछ और तो नहीं चाहिए। जब कस्टमर कहता है कि अब बिल चाहिए, तो फिर जो वेटर है वो जाएगा रिसेप्शन पे, वहाँ पे बिल जो है बनाएगा, बिल बनाने के बाद जो है फिर वापस जो है कस्टमर के पास आता है, फिर बिल वहाँ पे पेमेंट किया जाता है, उसके बाद फिर कस्टमर जो है बाहर जाता है। तो ये पूरा क्या है? ये ऑर्गेनाइजिंग है, यानी कि पीपल को प्लान करना, पीपल को ऑर्गेनाइज करना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। हर सर्विस प्रोवाइडिंग में प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को पहले से ही प्लान किया जाना चाहिए कि कैसे कैसे जो है
जो एक्टिविटीज़ होती हैं सर्विस को प्रोवाइड करने में वो परफॉर्म की जानी चाहिए। तो ये क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू डायरेक्टली इंप्रूव द एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस, यानी कि जो एम्प्लॉई हैं जब सही तरीके से सारी चीज़ें प्लान होंगी ना तो एम्प्लॉय को भी अपना काम करने में कन्फ्यूजन नहीं होगा, अपना काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो उसका एक्सपीरियंस क्या होगा? इंप्रूव होगा। वहीं पे इनडायरेक्टली कस्टमर का भी क्या होगा? एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। भाई सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, सारी चीज़ें उसके ऑर्डर्स जो है क्विकली चले आ रहे हैं, उसके पास वेटर तुरंत आ जा रहा है, ऑर्डर उसको जो है दिया जा रहा है, तो वो क्या होगा? कस्टमर का एक्सपीरियंस भी क्या होगा? जो है अच्छा बनेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस और कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। बात कर लें कि पर्पज क्या है सर्विस डिजाइन का, यानी कि क्यों सर्विस डिजाइन करना जरूरी है, सर्विस को सही तरीके से प्लान करना, अरेंज करना क्यों जरूरी है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पर्पज हैं, जैसे कि पहला है टू डिजाइन प्रॉफिटेबल सर्विस दैट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ क्वालिटी टू सेटिस्फाई द बिजनेस नीड, यानी कि जो बिजनेस नीड है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, उसको जो है अगर आपको फुलफिल करना है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल सर्विस जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिससे कि हाई लेवल ऑफ क्वालिटी जो है आप प्रोवाइड कर सकें सर्विस को प्रोवाइड करने में कस्टमर को। क्लियर। दूसरा है टू इंश्योर दैट द सर्विस डिलीवर्ड आर रीजनेबल एंड रेलेवेंट टू द कस्टमर, यानी कि जो भी सर्विस जो है डिलीवर किया जा रहा है वो रीजनेबल हो और साथ ही साथ रेलेवेंट हो कस्टमर के लिए। आप सपोज करिए कि वेटर जो है, कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो वहाँ पे 3-4 कस्टमर बैठे हैं, ठीक है, तो तीनों चारों ने ऑर्डर दे दिया। अब जो वेटर है सही तरीके से अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, सही तरीके से वहाँ पे अगर प्लानिंग नहीं है, तो वेटर जो है हो सकता है कि कस्टमर 1 का ऑर्डर कस्टमर 2 को दे दे और कस्टमर 2 का ऑर्डर कस्टमर 3 को प्रोवाइड कर दे, तो ये क्या हो गया? ये एरर हो गया। तो ये क्या है? यही चीज इंश्योर करना कि सही तरीके से रीजनेबल और रेलेवेंट जो है सर्विस प्रोवाइड किया जा सके कस्टमर को, सर्विस डिजाइन वहाँ पे हेल्प करता है। तो सर्विस को डिजाइन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। अगर इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा तो एक अच्छी सर्विस जो है वो डिजाइन की जा सकती है। तो नॉर्मली जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट और मैनेजरल एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल देखें तो 4P होते हैं किसमें? सर्विस डिजाइन में। इसको हम कहते हैं 4P ऑफ सर्विस डिजाइन। क्या क्या है? प्रोडक्ट, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इन्हीं 4 चीज़ों को आपको प्लान करना है और अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। प्रोडक्ट यानी कि क्या सर्विस आपको देना है उसको प्लान करिए, उसको ऑर्गेनाइज करिए। पीपल, कौन कौन लोग होंगे उस सर्विस को डिलीवर करने में, कहाँ कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ उनको परफॉर्म करनी है उसको प्लान करिए, उसको अरेंज करिए। प्रोसेस, क्या क्या कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एक्टिविटीज़ पहले परफॉर्म करनी है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उस सारी चीज़ों को आप जो है प्लान करिए, उसको ऑर्गेनाइज करिए। फिजिकल एविडेंस यानी कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी आपको, मटेरियल की, इक्विपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको जो है प्लान करिए, उसको ऑर्गेनाइज करिए। तो ये 4 चीज़ें अगर आपने सही तरीके से प्लान कर ली, ऑर्गेनाइज कर ली, तो आप एक बेटर सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन्हीं चारों के बेसिस पे जो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट और मैनेजरल एलिमेंट में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर एलिमेंट मतलब कि स्ट्रक्चर को शो करता है, जैसे डिलीवरी सिस्टम, यानी कि सर्विस आर बीइंग सीमलेसली डिलीवर टू क्लाइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरीके से आपका डिलीवरी सिस्टम होगा, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और आपको जो है ऑर्डर कैसे आप रिसीव कर रहे हो और उस ऑर्डर को फुलफिल कैसे कर रहे हो। दूसरा है फैसिलिटी डिजाइन, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होता है। फैसिलिटी यानी कि जहां पे भी आप जो है आपने रेस्टोरेंट ओपन किया है तो जो भी आपका बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के एंट्रेंस कैसा है, वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, वहां पे जो है एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वो सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना। देन है लोकेशन। लोकेशन यानी कि जियोग्राफिकल पोजीशन, यानी कि आपका जो शॉप है, आपका जो फिजिकल जो रेस्टोरेंट का लोकेशन है वो कहाँ है। आप जो है किसी कंजेस्टेड एरिया में हैं या फिर आप जो है किसी पॉश एरिया में हैं या फिर रेजिडेंशियल एरिया में है या फिर किसी जो है इंडस्ट्रियल एरिया में है, आपका लोकेशन क्या है वो भी मैटर करता है। एंड देन कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब होता है कि कैपेसिटी दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर फॉर प्रोड्यूसिंग द नेसेसरी प्रोडक्ट और सर्विस एज पर द चेंजिंग नीड एंड डिमांड ऑफ कस्टमर। आप सपोज करिए कि देखिए नॉर्मली होता क्या है कि पूरे वीक मंडे टू थर्सडे तक क्या होता है कि रेस्टोरेंट में उतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 दिन ऐसे होते हैं जहां पर जो है रेस्टोरेंट्स में लोग जाते हैं, बाहर खाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि कस्टमर का वहां पे आना जाना ज़्यादा होगा। तो उस केस में आपको जो है ज़्यादा एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा आपको जो है फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, टेबल, चेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए वो चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा चाहिए होंगी। किस टाइम पे? उस टाइम पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो दैट इज कैपेसिटी प्लानिंग, यानी कि अचानक से कस्टमर की डिमांड बढ़ गई या फिर अचानक से जो है नीड चेंज हो गया, तो क्या आप उसको मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज कैपेसिटी प्लानिंग। तो ये जो है इसको प्लान करना होता है। वहीं पे कुछ एलिमेंट्स हैं
हैं जो कि मैनेजरियल एलिमेंट्स में आते हैं, जैसे कि सर्विस एनकाउंटर। सर्विस एनकाउंटर का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अ सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूडिंग बोथ फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। तो सर्विस एनकाउंटर यानी कि जब कस्टमर जो है आपसे पास आएगा और आपसे बातचीत करता है सर्विस को लेकर, तो दैट इज सर्विस एनकाउंटर। तो वहाँ पे जो है रिसेप्शन पे जो पर्सन खड़ा होता है वो किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कैसे ऑर्डर को रिसीव कर रहा है, क्या वो कस्टमर को डील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मैनेजर एलिमेंट में आती हैं। इन सबको चीज़ों को मैनेज करना जरूरी है। आपने रिसेप्शन पे एक आदमी खड़ा कर दिया उससे मतलब नहीं है, वो आदमी जो एम्प्लॉय है जो रिसेप्शन पे खड़ा है वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से मैनेज कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी कि आप सर्विस तो दे रहे हो लेकिन क्या उसकी क्वालिटी कैसी है, जो खाने की टेस्ट है वो कैसा है, इस पर भी जो है फोकस करना जरूरी होता है। मैनेजिंग कैपेसिटी एंड डिमांड, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं लेकिन उस एम्प्लॉय को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो वो बेकार है। तो उसको मैनेज करना, जो कैपेसिटी और डिमांड है उसको मैनेज करना, कि जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप कैपेसिटी भी अपने पास रखते हो और उसको अकॉर्डिंग जो है आप प्रोवाइड भी कर रहे हो। एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन का फ्लो होता है, चाहे वो कस्टमर की हेल्प को लेकर हो चाहे फिर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कम्युनिकेशन हो, उन सबको जो है मैनेज करना ये मैनेजर एलिमेंट में आ जाता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं सर्विस डिजाइन में जिसको प्लान करना चाहिए, जिसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिसको अरेंज करना चाहिए, जिससे कि एक अच्छी क्वालिटी का सर्विस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जा सके। तो सर्विस को डिजाइन करने के लिए, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे कैसे परफॉर्म होगी और कौन जो है उन एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, इसके लिए यूज किया जाता है सर्विस ब्लूप्रिंट। सर्विस ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट क्या होता है, नक्शा। ठीक है, ब्लूप्रिंट मतलब क्या हो गया, नक्शा। जैसे कि आपको घर बनवाना है तो वहाँ पे जो है आप ब्लूप्रिंट बनवाते हैं पहले कि घर का नक्शा कैसे बनेगा, एंट्रेंस कहाँ होगा, कौन सा कमरा होगा, कौन सा किचन होगा, कौन सा वॉशरूम होगा, तो इस तरीके से जो है पहले नक्शा तैयार करते हो। तो उसी तरीके से सर्विस डिजाइन करने के लिए जो है आप सर्विस ब्लूप्रिंट का यूज करते हो, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो कि उस सर्विस को प्रोवाइड करने में परफॉर्म की जाएंगी, उस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, उस एक्टिविटी को कौन परफॉर्म करेगा, ये सारी चीजें क्या करते हो आप जो है उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हो, जिससे कि आपको सर्विस डिजाइन में हेल्प मिलती है। तो ए टेक्निक originally used for service design but has also found application in diagnosing problems with operational efficiency, यानी कि ये जो टेक्निकली है ये सर्विस ब्लूप्रिंट जो है वो सर्विस डिजाइन करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, लेकिन अब जो है कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों जो है सर्विस लेट प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करने में भी सर्विस ब्लूप्रिंट का यूज़ किया जाता है। तो ये जो टेक्निक है ये भी जो है जी लिन शॉस्टैक द्वारा जो है डेवलप किया गया था 1984 में, जो कि एक बैंक एग्जीक्यूटिव है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में। क्लियर। तो सर्विस ब्लूप्रिंट क्या हो गया, सर्विस ब्लूप्रिंट इज अ डायग्राम दैट displays the entire process of service delivery by listing all the activities that happen at each stage performed by the different role involved। क्लियर। तो ये क्या है, सर्विस ब्लूप्रिंट एक डायग्राम है, जो कि ये दिखाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं और कौन कौन उन रोल को परफॉर्म कर रहा है, उन सारी चीज़ों को क्या करता है ये डिस्प्ले करता है, जिससे कि आप जो उसको अरेंज कर सको, प्लान कर सको और एक बेटर क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड कर सको। तो द सर्विस ब्लूप्रिंट इज बिल्ट बाई फर्स्ट लिस्टिंग ऑल द एक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस सर्विस प्रोसेस ऑन अ वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस पे जो है हम सर्विस जब ब्लूप्रिंट बनता है, सर्विस ब्लूप्रिंट या जो सर्विस ब्लूप्रिंट का डायग्राम बनता है, तो उसमें पहले हम क्या करते हैं उन सभी एक्टर्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं सर्विस को प्रोवाइड करने में या सर्विस प्रोसेस में उनको वर्टिकल एक्सिस पे करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं सर्विस को डिलीवर करने के लिए उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिखते हैं, और उसके बाद जो उसमें जो है आप मैच करते हो तो वो चीज़ क्या बन जाती है, सर्विस ब्लूप्रिंट बन जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, वर्टिकल एक्सिस में जो भी स्टेप्स परफॉर्म करने हैं या फिर जो भी पीपल इन्वॉल्व हैं, एक्टर्स हैं, उनको, और फिर सर्विस हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में क्या है कि वो सारे स्टेप्स जो कि रिक्वायर होते हैं फुलफिल करने के लिए सर्विस को, उन सबको लिखा जाता है और फिर उसके बाद जो है उनको लिंक किया जाता है, तो आपका जो है सर्विस ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। क्लियर। तो सर्विस ब्लूप्रिंट क्या हो गया, ए प्रोसेस चार्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट रॉ मटेरियल कैसे आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा एंड देन फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट होगा, यानी कि कस्टमर तक कैसे वो पहुंचेगा। तो ये पूरा प्रोसेस चार्ट होता है सर्विस ब्लूप्रिंट। सर्विस ब्लूप्रिंट इंक्लूड एक्शंस एंड द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर वेयरिंग ईच स्टेप। तो यहाँ पे क्या है, सारे सर्विस ब्लूप्रिंट में सभी एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और कितना डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है हर ईच स्टेप में, वो भी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ए सर्विस ब्लूप्रिंट इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि जब भी सर्विस ब्लूप्रिंट आप तैयार करते हैं, जो डायग्राम है वो तैयार करते हैं, तो वो हमेशा कस्टमर
कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आप जो है उसको डिज़ाइन करना चाहिए। तो दैट इज़ सर्विस ब्लूप्रिंट, यानी कि एक डायग्राम जो कि डिपिक्ट करता है कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में, कौन कौन से डिफरेंट रोल होते हैं, उनको कौन परफॉर्म करेगा, और उसको जो है उसके बेसिस पे सर्विस को डिज़ाइन किया जाता है। सर्विस डिज़ाइन प्रोसेस, यानी कि जो भी सर्विस जो है कस्टमर को प्रोवाइड करना है सर्विस प्रोवाइडर को, तो उसको सर्विस को प्रोवाइड करने से पहले उसको डिज़ाइन करना पड़ता है कि यानी कि उसमें क्या स्किल्स इन्वॉल्व होगी, क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, कौन कब कहाँ कैसे क्या काम परफॉर्म करेगा, वो सारी क्या चीज़ें फिजिकल टेंजिबल चीज़ें होंगी, कौन सी चीज़ें होंगी जो इंटेंजिबल होंगी, फिजिकल गुड्स क्या इंक्लूड करना है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। तो सर्विस को डिज़ाइन करते हो तो कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, तो वही चीज़ सर्विस डिज़ाइन प्रोसेस हो जाती है। तो सबसे पहले जब भी कोई सर्विस को डिज़ाइन करना है, सर्विस को बनाना है, तो सबसे पहला का क्या होता है, आइडिया जनरेशन। जैसे कि प्रोडक्ट में आप नहीं करते हो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो आप आइडिया जनरेट करते हो, फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हो, फिर जाके कहीं प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। तो आइडिया जनरेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, सर्विस कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको, यानी कि सर्विस कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि क्या सर्विस आपको देना है और किसको देना है। इस चीज़ को जो है आप पहले क्लेरिफाई करिए, इस चीज़ को आप डिटरमाइन करिए। तो डिटरमाइनिंग द टारगेट कस्टमर एंड एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, यानी कि टारगेट कस्टमर आपके कौन है, किसके लिए सर्विस आप जो है डिज़ाइन करना चाह रहे हो और उनको कौन सा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हो, आपके सर्विस को अवेल करके उनको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। डिफाइन यूनिक सेलिंग पॉइंट एंड इट्स पोजीशनिंग, यहाँ पे ही सर्विस कॉन्सेप्ट में ही आपको जो है ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, जनरेट करना पड़ेगा आइडिया कि आप कौन सा यूनिक सेलिंग पॉइंट दे रहे हो, यूएसपी क्या होगी आपके सर्विस की, क्यों आपके सर्विस को कस्टमर जो है परचेज करेगा, क्यों अवेल करेगा, यूज़ करेगा, और उसकी पोजीशनिंग कैसे करनी है। ये चीज़ें आप जो क्या करते हो, सर्विस कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हो। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्या डेवलप कर रहे हो कि सर्विस क्या होगी, क्या सर्विस दिया जाएगा जिससे कि कस्टमर जो है सेटिस्फाई होगा, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, और यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी कि यूएसपी क्या होगा आपके सर्विस का। आप जो है इसको कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हो। देन आता है सर्विस पैकेज। सर्विस पैकेज कहने का मतलब वही चीज़ होगी कि क्या बेनिफिट्स, पैकेज मतलब कि क्या जो है बेनिफिट्स मिलेंगे कस्टमर को, यानी कि जब कोई कस्टमर आपके सर्विस को अवेल करने आएगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। डिज़ाइन टू फुलफिल कस्टमर रिक्वायरमेंट, जैसे कि फिजिकल आइटम्स क्या होंगे, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या उसको मिलेंगी, वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे सर्विस पैकेज में डिफाइन करते हो और डेवलप करते हो, डिटरमाइन करते हो। जैसे कि अब सपोज़ कि कोई कस्टमर है, वो आपके रेस्टोरेंट में आता है, तो रेस्टोरेंट में आएगा तो सिर्फ क्या उसको खाने को ही मिलेगा, या फिर वो जब आता है तो गेट पे जो गार्ड है उसको विश करता है, जो वेटर है उसको जो है टेबल चेयर पे बैठाता है, टेबल चेयर अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है, लाइटिंग अच्छी है, एसी चल रहा है, और वहाँ पे जो है साफ़ सफाई अच्छी है। तो यानी कि सिर्फ खाना ही देना रेस्टोरेंट में वो सर्विस नहीं होगी, बल्कि उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें जो है बेनिफिट आप उसको दे रहे हैं। क्लियर, कुछ आपको एड ऑन हो गया, कोई फ्री गिफ्ट हो गया, या फिर कोई फ्री आइटम हो गया जो आपने कुछ ऑर्डर किया उसके साथ आपने एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये चीज़ें सर्विस पैकेज कहलाती है। सलाद, जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो सलाद आपको फ्री में मिल गया, तो सर्विस पैकेज। देन आता है सर्विस पैकेज को डिज़ाइन करने के बाद, आपको डिसाइड करने के बाद आता है परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, यानी कि गाइडलाइंस होती है, रिटन गाइडलाइंस होती हैं कि कैसे परफॉर्म किया जाना है सर्विस को, यानी कि क्या क्या टास्क, क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म करनी है, जिससे कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है दोनों मैच कर जाए। अगर दोनों मैच करेंगे तो बेटर बात क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, रिटन गाइडलाइन दैट क्लैरिफाई ऑल द रिक्वायरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सर्विस एक्सपीरियंस एंड टच पॉइंट। तो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन यानी कि किस तरीके से सर्विस को डिलीवर करना है। यहाँ पे बात हो रही है कि क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या रूल होंगे, क्या परफॉर्म करने पड़ेंगे टास्क आपको, जिससे कि जो है आप कस्टमर की एक्सपीरियंस, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। क्लियर। देन आता है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। अब आता है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन मीन्स ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट एग्जैक्टली व्हाट अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस शुड प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे आप क्या कहते हो, डिज़ाइन करते हो। अभी तक आपने क्या किया कि सर्विस के पैकेज में क्या क्या होगा, आपने डिफाइन किया कि क्या सर्विस देनी है, किसको सर्विस देनी है, कैसे सर्विस को परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे आता है कि आप उस सारी चीज़ों को डिज़ाइन करोगे, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको फॉलो करने की बात करते हैं। तो एक्टिविटीज़ क्या होंगी, क्या फैसिलिटीज़ देनी है, क्या स्किल्स चाहिए होंगी उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, कॉस्ट क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो। जैसे कि आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे वेटर कहता है कि सर इस चीज़ को जो है 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, तो वो टाइम एस्टिमेट है, यानी कि वहाँ पे आपने डिज़ाइन किया है कि पहले ही कर रखा है कि इस प्रोडक्ट को डिलीवर करने में इतना टाइम तो लगना
लगना ही लगना है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी टास्क को परफॉर्म करने में, क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। कोई अगर जो है आता है वहाँ पे सिर्फ जो है स्टार्टर खा के जाता है तो उसको क्या फैसिलिटीज़ देंगी, कोई डिनर करने आता है तो उसको क्या फैसिलिटीज़ होंगी, कोई अगर जो है बर्थडे पार्टी मना रहा है या फिर एनिवर्सरी पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है तो उसको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, क्या स्किल्स होने चाहिए वेटर के पास, क्या स्किल्स होने चाहिए जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, कॉस्ट कितनी लग सकती है और टाइम कितना लग सकता है। ये सारी चीज़ें क्या करोगे, आप डिज़ाइन करोगे। देन नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ लास्ट स्टेप, डिलीवरी स्पेसिफिकेशन। यानी कि आप जो क्या करते हो यहाँ पे कि जो डिलीवरी है वो कैसी होगी, डिलीवरी स्पेसिफिकेशन यानी कि किस तरीके से आपको जो है प्रोडक्ट डिलीवर करना है, कब डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिलीवर कर रहे हो या फिर जो है एम्प्लॉय का यूज़ करके डिलीवर कर रहे हो, और लोकेशन क्या होगा, यानी कि आप जो है अपने ही शॉप पे डिलीवर कर रहे हो या फिर जो है कस्टमर के घर पर जाकर डिलीवर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें डिलीवरी से रिलेटेड आप जो है वहाँ पे स्पेसिफिकेशन डिसाइड करते हो। तो इस तरीके से जो है सर्विस को क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बनाना है कि सर्विस किसके लिए होगी, यानी टारगेट कस्टमर, और सर्विस क्या होगी, क्या एक्सपीरियंस उसको मिलेंगे, यूएसपी क्या होगा, पोजीशनिंग कैसे करनी है। देन आप सर्विस पैकेज को डिज़ाइन करते हो कि क्या क्या चीज़ें उसमें बेनिफिट्स जो है वो कस्टमर को दिए जाएंगे। देन परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन होता है, यानी कि वहाँ पे किस तरीके से क्या क्या गाइडलाइंस होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी जो परफॉर्म की जाएंगी जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। देन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कब कब क्या परफॉर्म करनी है, फैसिलिटीज़ क्या होंगे, स्किल्स क्या चाहिए होंगे, कॉस्ट कितनी लगेगी, टाइम एस्टिमेट क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो। देन आता है डिलीवरी स्पेसिफिकेशन कि किस तरीके से डिलीवरी करनी है कस्टमर को। तो ये पूरा सर्विस डिज़ाइन प्रोसेस होता है जहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट स्टेप जो है ये फॉलो करने होते हैं। सर्विस क्वालिटी, देखिए क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी मीन्स एक्सीलेंस। सपोज करिए कि आप जो है कोई प्रोडक्ट या फिर कोई प्लास्टिक का मटेरियल परचेज करके लाते हैं और आप 1-2 दिन यूज़ करते हो और आपके हाथ से वो 2-3 बार गिर जाता है और वो टूट जाता है, तो आप क्या कहते हो कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, खराब है। लेकिन वहीं पे आप कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाए प्लास्टिक का जो कि आपके हाथ से कई बार गिर चुका है लेकिन उस पर ना ही स्क्रैच पड़ा ना ही वो जो है टूटा, तो आप कहते हो कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी क्या हो गया, ये जजमेंट हो गया कस्टमर का कि कैसा परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट का, यानी कि एक्सीलेंसी कैसी है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की, तो वो चीज क्वालिटी कहलाती है। क्वालिटी इज अ जजमेंट ऑफ हाउ एक्सीलेंट समथिंग और समवन इज, कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, वही चीज क्वालिटी है। अच्छा है तो अच्छी क्वालिटी है, खराब है तो पुअर क्वालिटी है। क्लियर। तो यहाँ बात हो रही है सर्विस क्वालिटी की। तो सर्विस की क्वालिटी के मतलब कि सर्विस कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या सर्विस जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, सर्विस क्वालिटी कहलाता है। तो सर्विस क्वालिटी क्या हो गया, ए मेजर ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर्स इट्स सर्विसेज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स कस्टमर, यानी कि कस्टमर को जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की और उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिलीवर कर रहा है उस चीज को मेजर करना ही क्या कहलाता है, सर्विस क्वालिटी कहलाता है। अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिलीवर कर रही है वो है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर दे रही है तो सर्विस की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो थी और उससे जो ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विस डिलीवर किया है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सर्विस नहीं प्रोवाइड की गई है, तो फिर वहां पे क्या होगा, सर्विस की क्वालिटी क्या होगी, वो पुअर हो जाएगी। तो सर्विस क्वालिटी क्या हो गया, कस्टमर जजमेंट ऑफ ओवरऑल एक्सीलेंस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड, यानी कि कस्टमर किस तरीके से जज कर रहा है जो भी उसको सर्विस प्रोवाइड की गई है वही चीज क्या होती है, सर्विस क्वालिटी कहलाती है। अगर अच्छा जज किया है यानी कि उसको लगता है कि हाँ सर्विस अच्छी प्रोवाइड की गई तो सर्विस की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं सर्विस अच्छी नहीं प्रोवाइड की गई तो यानी कि सर्विस की क्वालिटी क्या हो गई, पुअर हो गई। तो डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी में इसी चीज को मेजर करने के लिए 5 डायमेंशंस दिए गए हैं। डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी मतलब कि किस तरीके से आप सर्विस की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। तो डायमेंशंस मतलब क्या होता है, ए मेजरेबल एक्सटेंट। तो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी में जेथामल, परसरमन और बेरी इन तीनों लोगों ने 5 जो है डायमेंशंस दिए थे, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबिलिटी, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ये 5 डायमेंशंस होते हैं सर्विस क्वालिटी की जिसको मेजर करके आप जो है किसी भी सर्विस की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ईच ऑफ विच इज अ डिफरेंट डायमेंशन अगेंस्ट विच द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज असेस्ड, यानी कि किसी भी सर्विस की क्वालिटी को अगर असेस करना है, मेजर करना है तो हर डायमेंशंस को आप जो है मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रेटर, RATER, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबल, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस हेल्प्स टू मेजर द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी कि सर्विस की क्वालिटी को मेजर करने के लिए रेटर का यूज किया जाता है जिसको हम डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी भी कहते हैं।
हैं। तो जो रेटर है, रेटर मॉडल इज कन्वीनियंट मेथड टू मेजर द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इट वाज क्रिएटेड बाय वेलेरी जेथमल, ए परसुरामन एंड लियोनार्ड बेरी फॉर सर्विस क्वालिटी। तो सर्विस क्वालिटी के लिए ही जो है ये जेथमल, परसुरामन और बेरी द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। पहली बार इसको जो है मेंशन किया गया था डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विस नाम की बुक में 1990 में। तो रेटर जो कॉन्सेप्ट है यानी कि जो डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी है, और उसको किसने किया था? जेथमल, परसुरामन और लियोनार्ड बेरी ने। तो इसमें रेटर में 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है कि भरोसेमंद, द एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस्ड सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि वो जो सर्विस देगा वही सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वह चीज रिलायबिलिटी होगी, यानी कि वो रिलायबल होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन कहता कुछ है और डिलीवर कुछ और कर रहा है तो यानी कि वो रिलायबल नहीं है। दूसरा है एश्योरेंस। एश्योरेंस यानी कि आप कितने ट्रस्ट गेन कर सकते हो कस्टमर का, उस कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे। एश्योरेंस, द नॉलेज एंड कर्टेसी ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर एबिलिटी टू कन्वे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये चीज एश्योरेंस कहलाती है। यानी कि आपके एम्प्लॉय के पास कितनी नॉलेज है, क्या कर्टेसी है उनके अंदर कि नहीं है, और वो क्या कस्टमर को ट्रस्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं अपनी सर्विस को लेकर, दैट इज एश्योरेंस। तीसरा जो डायमेंशन है दैट इज टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी कहने का मतलब यहाँ पे है कि कितनी चीजें हैं आपके यहाँ पे सर्विस को लेकर जो कि टेंजिबल नेचर की हैं, जो कि जिनको आप जो है फिजिकल फैसिलिटीज जो आप शो कर रहे हैं वो है कि नहीं है, इक्विपमेंट है कि नहीं है, एम्प्लॉयज है कि नहीं है, कम्युनिकेशन मटेरियल्स आपके पास जो बिलबोर्ड, साइन बोर्ड्स होते हैं वो यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी इज द अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल। तो सिर्फ जो है आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन आपके यहाँ पे ना ही कोई फिजिकल फैसिलिटीज है, ना ही कोई इक्विपमेंट है, ना ही कोई कम्युनिकेशन मटेरियल यूज कर रहे हैं आप, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि सर्विस की क्वालिटी वो पुअर कैटेगरी में चली जाती है। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि केयरिंग नेचर होना, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देना, सभी को डील करना, सभी से बात करना। आपके यहाँ पे 10 कस्टमर आ गए तो 10 में से आप सिर्फ 1 या 2 को ही डील कर रहे हो, बाकी कस्टमर को डील ही नहीं करो, बाकी कस्टमर को आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ये चीज वहाँ पे एम्पैथी की कमी कही जाएगी। तो एम्पैथी इज द केयरिंग इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन द फर्म प्रोवाइड इट्स कस्टमर। आपके यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है तो इंडिविजुअली जो है आपके एम्प्लॉयज वहाँ पे पहुँचते हैं, उनको डील करते हैं, उनको जो है रेस्टोरेंट में अगर आप गए हैं तो वहाँ पे आपको जो है वेटर आएगा, आपके पास कांटेक्ट करेगा, आपको जो है टेबल प्रोवाइड करेगा, आपको पानी प्रोवाइड करेगा, आपसे ऑर्डर लेता है, तो इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन वहाँ पे जो है दी जाती है और केयरिंग की जाती है आपके कस्टमर्स की। क्लियर। वहीं पे जो 5वां डायमेंशन है दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस कहने का मतलब यहाँ पे है कि कितना जल्दी जो है रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस इज द विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर्स एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस, यानी कि आप क्विकली कितनी जल्दी सर्विसेज आप जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो। कस्टमर आ जाता है, आपके यहाँ पे बैठा है, ना ही कोई आपके यहाँ से ऑर्डर लेने आ रहा है, ना ही कोई उससे कांटेक्ट कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस वहाँ पे नहीं होती है। क्लियर। द स्पीड ऑफ हेल्पिंग कस्टमर ऑनलाइन और बाई टेलीफोन, एग्जाम्पल है कि कितनी जल्दी से आप जो है कस्टमर को ऑनलाइन या फिर टेलीफोन के जरिए जो है आप उसकी हेल्प करते हो, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस, क्विकली रिस्पॉन्सिव होना हो। क्लियर। तो जो भी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर में अगर ये 5 चीजें अवेलेबल हैं तो उसकी क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी। अगर ये 5 में से कोई ना कोई डायमेंशन अगर मिसिंग है तो वहाँ पे उसकी सर्विस क्वालिटी क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एश्योरेंस होना चाहिए, टेंजिबिलिटी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए एंड रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। एम्पैथी का मतलब कि गुड कम्युनिकेशन भी होता है कि आप कितने अच्छे से बाहर से जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये 5 डायमेंशन होने चाहिए। अगर 5 डायमेंशन है तो क्वालिटी अच्छी होगी सर्विस की। अगर 5 डायमेंशन में से कोई डायमेंशन मिसिंग है तो सर्विस क्वालिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। हम सभी जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने जाते हैं, सर्विस को अवेल करने जाते हैं, तो हमारी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर। सपोज करिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे हैं, तो जब आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको जो है टेबल चेयर मिल जाएगा, वो भी क्लीन होगा, आपके पास वेटर आएगा, मेनू देगा, आपसे ऑर्डर लेगा, आपको जो है पानी सर्व करेगा, फिर उसके बाद आपको जो है डिनर सर्व करेगा। तो यानी आपको एक एक्सपेक्टेशन होता है कि ऐसे ऐसे जो है सर्विसेज वहाँ पे आपको मिलेंगी। क्लियर। एक एक्सपेक्टेशन होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यानी एनी सेट ऑफ बिहेवियर और एक्शन दैट इंडिविजुअल्स एंटिसिपेट व्हेन इंटरेक्टिंग विद अ कंपनी। यानी जब भी किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आप अवेल करने जाते हो तो उसको लेकर आपकी कुछ ना कुछ एंटिसिपेशन होती है कि आपको ऐसे ऐसे सर्विसेज वहां पे मिलेंगी, तो उसी को क्या कहते हैं? कस्टमर एक्सपेक्टेशन कहते हैं। क्लियर। उसके बाद जब कस्टमर जो है वहां पे पहुंचता है, सर्विस को अवेल करता है, और सर्विस को अवेल करने के बाद उसका क्या ओपिनियन होता है उस सर्विस को लेकर या उस प्रोडक्ट को लेकर, उसने
क्या फील किया, वही चीज़ क्या कहलाती है, कस्टमर परसेप्शन कहलाती है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ पे आपको सर्विसेज जो है इस तरीके से मिलेंगी, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हो आपको जो सर्विस मिली उसके बेसिस पे आपने क्या ओपिनियन बनाया उसके लिए, उस सर्विस के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए, उसी को क्या कहते हैं, कस्टमर परसेप्शन कहते हैं। यानी इज हाउ कस्टमर फील अबाउट योर प्रोडक्ट एंड ब्रांड, या फिर इट्स एन ओपिनियन दैट दे हैव फॉर्म्ड थ्रू एवरी इंटरेक्शन दे हैव हैड विथ योर कंपनी, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इंटरेक्शन उनका जो है कंपनी के साथ हुआ है उसके बेसिस पे उन्होंने जो भी ओपिनियन बनाया आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में, उसी को क्या कहा गया, कस्टमर परसेप्शन कहा गया। क्लियर। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन और कस्टमर परसेप्शन, जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया था और जो कस्टमर का परसेप्शन बना आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर, अगर इसमें जो है कोई गैप नहीं है तो कहाँ कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। लेकिन कस्टमर का एक्सपेक्टेशन कुछ और था और कस्टमर का परसेप्शन कुछ और आया, कस्टमर का ओपिनियन कुछ और आया, तो उस केस में क्या होता है कि गैप हो जाता है। और यही गैप क्या है, डिससेटिस्फैक्शन का रीजन बनता है। कस्टमर एक्सपेक्ट करके गया था कि वहां पे जो है कस्टमर को अच्छी सर्विस, अच्छी क्वालिटी का सर्विस जो है मिलेगा, लेकिन वो कस्टमर वहां पे रेस्टोरेंट में पहुंचता है, वहां पे जो उसका वेटर होता है वो वेटर सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वेटर जो है बात नहीं मान रहा है, या फिर वेटर मिसबिहेव करता है, तो कस्टमर का जो परसेप्शन है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। कस्टमर का वहां पे परसेप्शन और सर्विस को लेकर पुअर क्वालिटी का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैप हो गया, और गैप की वजह से क्या हो गया, डिससेटिस्फैक्शन हो गया। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और कस्टमर की परसेप्शन में जो गैप होता है उसी को आइडेंटिफाई करता है गैप मॉडल। गैप मॉडल क्या है, ए फ्रेमवर्क व्हिच कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इश्यूज एंड हाउ दे अराइज। तो गैप मॉडल क्या है, ये हेल्प करता है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को लेकर जो भी इश्यूज होते हैं, यानी कस्टमर क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पाता है या क्यों नहीं हो रहा है, और वो क्यों अराइज हो रहा है, यानी कि वो जो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होता है वो क्यों अराइज हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करता है। क्लियर। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द गैप्स बिटवीन परसीव्ड सर्विस एंड एक्सपेक्टेड सर्विस। कस्टमर ने क्या परसीव किया और कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशन था, उसके बीच में जो भी गैप्स है जिनकी वजह से ये गैप आया, उसको आइडेंटिफाई करने में जो है गैप मॉडल हेल्प करता है। तो ये गैप मॉडल जो है दिया था, प्रपोज किया था ए परसुरमन, वैलेरी जेथमल एंड लियोनार्ड एल बेरी ने 1985 में। उन्होंने जो है 5 गैप्स आइडेंटिफाई किए। कितने, 5 गैप्स। 5 गैप्स ऑकर इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। उनके अकॉर्डिंग 5 गैप है जो कि सर्विस को डिलीवर करते वक्त होते हैं, हो सकते हैं, और जिनकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो पहला गैप है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन गैप। दूसरा है मैनेजमेंट परसेप्शन एंड सर्विस क्वालिटी एक्सपेक्टेशन गैप। तीसरा है सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन सर्विस डिलीवरी गैप। चौथा है सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कंज्यूमर गैप। एंड पांचवा है एक्सपेक्टेड सर्विस एंड परसीव्ड सर्विस गैप। तो इसको एक आप फिगर से समझिए। आप फिगर में देख रहे होंगे होता क्या है कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है ना, वो या तो हमने किसी से सुना होता है, या फिर हमारी खुद की नीड होती है, या फिर हमने पहले कभी एक्सपीरियंस किया था। इन तीनों के बेसिस पे हम जो है एक्सपेक्टेशन बनाते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। आप किसी रेस्टोरेंट पे पहले कभी खाने गए थे तो आपको वहां पे उस बार जो है बहुत अच्छी सर्विस मिली थी, तो अब जब आप दोबारा वहां पे जाओगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि वहां पे सर्विस क्वालिटी अच्छी मिलती है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये एक्सपेक्टेशन हो गया। या फिर किसी ने कहा था कि उस रेस्टोरेंट में जाओ वहां पे सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, तो आपने क्या किया, उसके बाद पे आपने एक एक्सपेक्टेशन बना लिया कि वहां पे सर्विस जो है हाई क्वालिटी सर्विस मिलेगी। लेकिन जब आप वहां पे पहुंचते हो तो पता चलता है कि उस लेवल का सर्विस नहीं मिला, तो आप डिससेटिस्फाई हो जाते हो। अगर उस लेवल का सर्विस मिल गया तो आप सेटिस्फाई होते हो। क्लियर। तो ये एक्सपेक्टेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे कस्टमर क्या करता है, एक्सपेक्ट कर लेता है। अब जब कस्टमर एक्सपेक्ट कर लेता है किसी सर्विस के बारे में, यानी एक्सपेक्टेड सर्विस क्या है कस्टमर का, उसको जो मैनेजमेंट जो परसेप्ट करता है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन को, इसमें जो गैप आ जाता है उसी को क्या कहते हैं, गैप 1। आप चाहते थे पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी, लेकिन सामने जो मैनेजमेंट है उन्होंने परसेप्ट किया कि आपको सिर्फ पनीर की सब्जी चाहिए, ग्रेवी चाहिए या फिर ड्राई चाहिए, उन्होंने उस चीज को समझा ही नहीं। तो दैट इज गैप 1, मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन थी और मैनेजमेंट ने उसको कैसे परसेप्ट किया, गैप 1। उसके बाद मैनेजमेंट ने कैसे परसेप्ट किया कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को और सर्विस को कैसे डिजाइन किया, यानी कि उस सर्विस को कैसे उन्होंने डिजाइन किया, कैसे बनाया, इसमें जो गैप आ जाता है उसको कहते हैं गैप 2। क्लियर। मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन इनटू सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, दैट इज गैप 2। उसके बाद फिर जब उन्होंने सर्विस डिजाइन किया और सर्विस को डिलीवर कैसे किया, इसमें जो गैप आ जाता है, सर्विस को डिजाइन करना और सर्विस को डिलीवर करने में जो गैप आता है उसको कहते हैं गैप 3। और वहीं पे गैप 4 क्या हो जाता है कि सर्विस को डिलीवर करना प्लस जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किया गया था कस्टमर से कि आप हमारे यहाँ पे आओगे, आपको ये सर्विस मिलेंगी, ये बेनिफिट मिलेंगे, या जो भी एडवर्टाइजमेंट के जरिए, प्रमोशन के जरिए कम्युनिकेशन किया गया था, उसमें जो गैप होता है वो
क्या कहलाता है, गैप 4 कहलाता है। और टोटल जो कस्टमर ने उस रेस्टोरेंट में या फिर कहीं पे किसी सर्विस को लेकर जो परसीव किया और जो उसने एक्सपेक्ट किया था उसके बीच में जो गैप आ जाता है दैट इज गैप 5। तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट गैप होते हैं, जो पहला मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, सर्विस डिजाइन गैप, सर्विस डिलीवरी गैप और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इन्हीं चारों के बेसिस पे जो है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाती है और उसी के बेसिस पे कस्टमर जो है परसीव करता है सर्विस को, और जो उसने परसीव किया और जो उसने एक्सपेक्ट किया था उसके बीच का जो गैप होता है वो गैप 5 होता है। क्लियर? तो फर्स्ट गैप क्या हो गया? द फर्स्ट गैप इन सर्विस क्वालिटी ऑकर्स व्हेन मैनेजमेंट फेल्स टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यानी कि जब मैनेजमेंट सही तरीके से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को नहीं समझ पाता है तो उसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट गैप कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? नॉलेज गैप। इसको क्या कहेंगे? नॉलेज गैप। यानी कि आप सही से कस्टमर के बारे में समझ ही नहीं पाए कि कस्टमर को क्या चाहिए था, और जब आप कस्टमर को क्या चाहिए था उसको समझ ही नहीं पाए तो आप कस्टमर को उस लेवल की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसके एक्सपेक्टेड सर्विस के अकॉर्डिंग आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो इट इज द डिफरेंस इन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यानी कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन थी और मैनेजमेंट ने कैसे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को परसेप्ट किया, कैसे उसको समझा, वही चीज फर्स्ट गैप कहलाती है, जिसको हम नॉलेज गैप भी कहते हैं। अगर जो कस्टमर चाहता है उस चीज को मैनेजमेंट समझ जाती है एग्जैक्टली तो वहां पे गैप नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है सेकंड गैप दैट इज रिफर टू एज द डिजाइन गैप। द सेकंड गैप इज रिफर टू एज द डिजाइन गैप। यानी कि जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या थी, मैनेजमेंट ने सही तरीके से परसेप्ट किया, तो दूसरा गैप कहां हो सकता है कि मैनेजमेंट ने समझा तो सही लेकिन उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को डिजाइन नहीं करवाया। यानी कि कस्टमर की परसेप्शन के अकॉर्डिंग, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उस सर्विस को डिजाइन नहीं कर पाया, फिर सर्विस को एज इट इज प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो इट इज मेजर्ड बाय हाउ वेल द सर्विस डिजाइन स्पेसिफिकेशन मैच अप टू मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। क्लियर? तो ये क्या है? सेकंड गैप कहलाता है। वहीं पे तीसरा गैप है दैट इज परफॉर्मेंस गैप। गैप 3 रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन सर्विस डिजाइन एंड सर्विस डिलीवरी। यानी कि सर्विस डिजाइन और सर्विस को डिलीवर करने के बीच जो गैप होता है दैट इज गैप 3। यानी कि उसको कहते हैं परफॉर्मेंस गैप। यानी कि आपने सर्विस डिजाइन, चलिए मान लिया कि मैनेजमेंट ने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को सही तरीके से परसेप्ट किया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से उन्होंने सर्विस को डिजाइन कर लिया, लेकिन जो प्रॉब्लम आई, सर्विस को डिजाइन तो अच्छे की लेकिन सर्विस को डिलीवर सही तरीके से नहीं कर पाए। खाना रेस्टोरेंट में आप गए तो जो खाना है बहुत टेस्टी बना, लेकिन जो वेटर है वो वेटर जो है आपसे सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया, फिर उसने आपको सही तरीके से सर्विस नहीं प्रोवाइड की, तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस गैप। क्लियर? तो यहाँ पे स्किल लेवल की कमी हो सकती है, ट्रेनिंग सही से नहीं प्रोवाइड की गई हो, रोल कॉन्फ्लिक्ट रहा हो कि कौन सा वेटर जाना है, किसको नहीं जाना है, जॉब फिट सही तरीके से जॉब पे आपने उसको पोस्ट नहीं किया, तो ये क्या है? गैप 3 परफॉर्मेंस गैप आ जाता है। क्लियर? उसके बाद फोर्थ गैप है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन गैप। यहाँ पे क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज प्रॉमिस टू कस्टमर आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली एंड व्हाट इज बीइंग डिलीवर। यानी कि कस्टमर को आपने क्या प्रॉमिस किया था और कस्टमर को क्या आपने प्रोवाइड किया है, तो दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यही हुआ ना कि आपने क्या कहा था और आपने क्या दिया। क्लियर? बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट में आप दिखा देते, बहुत बढ़ चढ़कर दिखाया जाता है कंपनीज द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, लेकिन एक्चुअली में जब आप उस सर्विस को अवेल करने जाते हो या फिर उस प्रोडक्ट को अवेल करने जाते हो तो वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड फोर्थ गैप, यानी कि कम्युनिकेशन गैप। और इस वजह से भी क्या होता है कि कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि कहा कुछ और था और किया आपने कुछ और वहीं पे जो लास्ट गैप है दैट इज सेटिस्फैक्शन गैप, यानी कि गैप 5। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परसीव्ड सर्विस गैप। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी कस्टमर की और एक्चुअली में कुल मिलाकर उसको क्या सर्विस मिली है, उसने सर्विस को कैसे परसीव किया, इसके बीच में जो गैप होता है वो चीज़ सेटिस्फैक्शन गैप कहलाती है। तो ये टोटल 5 गैप्स थे किसके? गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी के। तो पहला गैप क्या था? दैट इज नॉलेज गैप, यानी कि मैनेजमेंट ने कैसे परसीव किया कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को। दूसरा गैप था डिजाइन गैप, यानी कि मैनेजमेंट ने जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझा और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सर्विस को किस तरीके से डिजाइन किया। तीसरा गैप है परफॉर्मेंस गैप, यानी कि सर्विस को डिजाइन किया और प्लस सर्विस को डिलीवर कैसे किया। चौथा है गैप कम्युनिकेशन, यानी कि मैनेजमेंट ने प्रमोशन के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए क्या कहा था कस्टमर को, क्या प्रोवाइड करने के लिए कहा था और एक्चुअली उन्होंने क्या उनको डिलीवर किया, क्या प्रॉमिस किया था डिलीवर करने के लिए और क्या उन्होंने डिलीवर किया, वो चीज चौथा गैप हो गया। और सेटिस्फैक्शन गैप पांचवा गैप दैट इज एक्सपेक्टेशन एंड परसीव सर्विस गैप, यानी कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन थी और कस्टमर को क्या एक्चुअली सर्विस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग उसने कस्टमर ने क्या ओपिनियन बनाया सर्विस के बारे में, दैट इज सेटिस्फैक्शन गैप। अब बात कर लें कि इस गैप को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, यानी कि ये जो गैप है, जो 5 इंपॉर्टेंट गैप हैं, इनको मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि अगर आप इनको मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा, सर्विस की क्वालिटी अच्छी होगी और कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो पहला है
डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। सबसे पहली चीज जो गैप वन होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम गलत तरीके से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को जो है परसेप्ट करते हैं। तो इस गैप को हटाने के लिए आप क्या करें, सीधे कस्टमर से बात करिए कि कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या। आप देखते होंगे रेस्टोरेंट पहुंचते तो आपको जो है वेटर आता है, वो आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, कैसा टेस्ट चाहिए, तीखा चाहिए, मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए, ये आपसे पूछता है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, जिससे कि जो मैनेजमेंट परसेप्शन जो वाला गैप है वो हट जाए। देन आस्क कस्टमर अबाउट देयर एक्सपेक्टेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस चीज को आप जो है उनसे पूछिए। मेक रिसोर्सेज अवेलेबल, अब यहाँ पे क्या है, सर्विस डिजाइन को लेकर है कि यानी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो है उसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए। कस्टमर अगर कह रहा है पनीर की सब्जी चाहिए तो पनीर से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। तो मेक रिसोर्सेज अवेलेबल, प्रॉपर रिक्रूटमेंट, नो रोल कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग। यहाँ पे बात होगी परफॉर्मेंस की, यानी कि आपके पास सर्विस तो बहुत अच्छी है, सर्विस डिजाइन बहुत अच्छा हुआ है, आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा तैयार कर लिया, लेकिन उसको सही तरीके से जो है आप डिलीवर नहीं कर पाए, तो दैट इज परफॉर्मेंस गैप। आपका खाना बहुत अच्छा बना है लेकिन आपके जो वेटर है वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया, सही तरीके से उसने जो है जो है डिलीवर नहीं किया टेबल पे डिनर को या फिर लंच को, तो वो चीज़ क्या आती है, परफॉर्मेंस गैप हो जाती है। तो यहाँ पे आप जो है प्रॉपर रिक्रूटमेंट करिए, सही से उसके रोल्स को बताइए, सही से ट्रेनिंग दीजिए, तो यहाँ से ये रिड्यूस आप गैप जो है रिड्यूस कर सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा ओवर प्रॉमिसिंग मत करिए अपने एडवर्टीजमेंट पे, फिर पर्सनल सेलिंग के टाइम पे ज़्यादा ओवर प्रॉमिस मत करिए। जो चीज़ें हैं, जैसी चीज़ें हैं वैसा ही बताइए, जिससे कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो, और जब वो प्रोडक्ट परचेज करे या फिर सर्विस परचेज करे तो वो सेटिस्फाई हो, ना कि डिससेटिस्फाई हो। तो परशुरामन, जेठामल और बेरी ने 1985 में ही जो है रेटर दिया था। रेटर जिसको हम कहते हैं सर्व कॉल मॉडल, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी एंड टेंजिबल। तो इसके बेसिस पे जो है ये जो गैप मॉडल होता है, जो गैप होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। सर्व कॉल मॉडल को हम सर्विस क्वालिटी मॉडल या फिर सर्व कॉल मॉडल कहते हैं। तो देखिए सर्विस क्वालिटी मॉडल नाम से क्लियर है कि ये क्या है, ये सर्विस क्वालिटी को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जेठामल, परशुरामन और बेरी, इन्होंने जो है 1983 से 1988 के बीच में सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोग्राम जो है कंडक्ट किया था सर्विस क्वालिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट सर्विस इंडस्ट्रीज में। तो उन्होंने जो है उसके बेसिस पे सर्व कॉल मॉडल जो है वो जनरेट किया, जिसका यूज करके हम जो है सर्विस क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। तो सर्व कॉल मॉडल क्या हो गया, इट इज द मेथड टू कैप्चर एंड मेजर द सर्विस क्वालिटी एक्सपीरियंस्ड बाय द कस्टमर, यानी कि कस्टमर ने किस टाइप का सर्विस क्वालिटी जो है एक्सपीरियंस किया है उसको मेजर करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए सर्व कॉल मॉडल जो है वो डेवलप किया गया। तो सर्व कॉल यानी कि सर्विस क्वालिटी मॉडल, तो इट इज डेवलप एंड इंप्लीमेंट बाय द अमेरिकन मार्केटिंग गुरुज वेलेरी जेठामल, ए परशुरामन एंड लियोनार्ड बेरी इन ए सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोग्राम कैरिड आउट बिटवीन 1983 टू 1988। तो 1983 एंड 1988 के बीच में जो है इन तीनों ने, जेठामल, परशुरामन और बेरी ने जो है अमेरिकन मार्केटिंग गुरुज हैं, इन्होंने जो है सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोग्राम जो है कंडक्ट किया और उसके बेसिस पे सर्व कॉल मॉडल जो है वो इन्होंने डेवलप किया। क्लियर। तो सर्व कॉल मॉडल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ 22 स्टेटमेंट फॉर असेसिंग कंज्यूमर परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो जो सर्व कॉल मॉडल है, इस जो हम सर्व कॉल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो इसमें 22 स्टेटमेंट होते हैं, 22 स्टेटमेंट होते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जो आपने रेटर में पढ़ा ना, रेटर, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबिलिटी, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिवनेस, तो हर डायमेंशन में जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वहां पे डाले गए। तो टोटल 22 स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग डायमेंशंस में, उनका यूज करके जो है यहाँ पे सर्विस क्वालिटी को मेजर किया जाता है। तो रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू रेट देयर लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द गिवन स्टेटमेंट। उनके सामने स्टेटमेंट दिया जाता है और फिर जो रिस्पोंडेंट होते हैं, यानी कि जो कस्टमर होते हैं जिन्होंने सर्विस अवेल की है, उनको जो है डिसएग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट करने के लिए कहा जाता है, यानी कि किस स्टेटमेंट से वो एग्री करते हैं, किस स्टेटमेंट से वो डिसएग्री करते हैं। तो सर्व कॉल मॉडल में नॉर्मली जो है जो सर्व कॉल क्वेश्चनर होता है, इसको जो है दो पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले जो है रिस्पोंडेंट से उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर सर्विस इंडस्ट्री से वो किस टाइप की सर्विस को एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उनकी एक्सपीरियंस को पूछा जाता है कि यानी कि उस इंडस्ट्री से अगर उन्होंने कोई सर्विस अवेल की तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो इन दोनों पहलुओं को जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है उसको कंपेयर किया जाता है और फिर सर्विस क्वालिटी जो है वो उसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 5 डायमेंशन आपने पढ़े हैं, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एम्पैथी, एश्योरेंस और टेंजिबल, इसके बेसिस पे जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। कस्टमर से जो है उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में और परसीव क्या किया उनके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसको कंपेयर करके हम सर्विस क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं कि क्या सर्विस क्वालिटी जो है कस्टमर ने एक्सपीरियंस किया, परसीव किया। तो ये जो डायमेंशन है, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिव
रिस्पॉन्सिवनेस, सिंपैथी, एश्योरेंस, टेंजिबल। तो किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3 इस तरीके से स्टेटमेंट्स यूज किए गए हैं। तो जैसे सबसे पहले रिलायबिलिटी, तो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट यूज किए गए हैं। तो रिलायबिलिटी के अंदर पूछा जाता है कि प्रोवाइडिंग सर्विस एज प्रॉमिस्ड, यानी कि जो इंडस्ट्री ने, जो सर्विस प्रोवाइडर ने प्रॉमिस किया था वही सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिपेंडेबिलिटी इन हैंडलिंग कंज्यूमर और कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम, क्या वो कस्टमर की सर्विस प्रॉब्लम को जो है डिपेंडेबली हैंडल करते हैं कि नहीं करते हैं। परफॉर्मिंग सर्विस राइट द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो है वो पहली बार में ही जो है सर्विस को सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज द प्रॉमिस टाइम, यानी कि जिस टाइम पे उन्होंने प्रॉमिस किया उसी टाइम पे प्रॉमिस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। मेंटेनिंग एरर फ्री रिकॉर्ड, यानी कि बिना किसी एरर के जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर देन आता है रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्सिवनेस में आते हैं कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। कीपिंग कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हेन सर्विस विल बी परफॉर्म, यानी कि आपको ये चीज बताई जाती है कि कब सर्विस परफॉर्म की जाएगी। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि जैसे फ्लिपकार्ट से आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो वहां पे आपको हर स्टेप पे मैसेज आता रहता है कि फ्लिपकार्ट जो है डिलीवरी के लिए निकल चुका है, स्पीड पोस्ट ऑफिस पहुंच चुका है, फिर वहां पे आपको जो है डिलीवरी बॉय लेके निकल गया है, 3 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगा। तो हर स्टेप पे जो है आपको जो है वो कंटिन्यूअस जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रॉम्प्ट सर्विस टू कस्टमर्स, यानी कि जो भी डाउट होता है, कोई कंप्लेन हो, कहीं कॉल कर रहे हो तो तुरंत जो है रिस्पॉन्स आता है। विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर, सामने वाले के यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी विलिंगनेस होती है कि नहीं होती है कस्टमर को हेल्प करने की। रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड द कस्टमर्स इंक्वायरीज, यानी कि कस्टमर अगर कोई चीज इंक्वायर कर रहा है, कोई चीज जानना चाह रहा है तो उसके लिए आप जो है सर्विस प्रोवाइडर रेडी रहता है कि नहीं रहता है। इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट पूछा जाता है। देन आता है एश्योरेंस। तो एश्योरेंस में भी क्या है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट होते हैं। पहला, एम्प्लॉइज हु इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन कस्टमर। दूसरा, मेकिंग कस्टमर फील सेफ इन देयर ट्रांजेक्शन। चौथा, एम्प्लॉइज हु आर कंसिस्टेंटली कर्टियस। एंड 13th, एम्प्लॉइज हु हैव द नॉलेज टू आंसर कस्टमर क्वेश्चन। तो एश्योरेंस यानी कि यहाँ पे क्या एम्प्लॉय ट्रस्ट गेन कर पा रहा है, क्या एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है कस्टमर्स को, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पे होते हैं। देन एम्पैथी। तो एम्पैथी में यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 स्टेटमेंट होते हैं। पहला, गिविंग कस्टमर्स इंडिविजुअल अटेंशन। एम्पैथी यानी कि आप केयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो किस तरीके से है। तो गिविंग कस्टमर इंडिविजुअल अटेंशन, क्या कस्टमर को इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है। एम्प्लॉइज हु डील विद द कस्टमर्स इन केयरिंग फैशन, यानी कि जो एम्प्लॉय डील करते हैं कस्टमर से क्या वो केयरिंग नेचर में होते हैं, ऐसा नहीं चिल्ला के धमका के बात कर रहे हो। नेक्स्ट है हैविंग द कस्टमर्स बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट, यानी कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को जो है मेन सेंटर पे रखा जाता है कि नहीं रखा जाता। एम्प्लॉइज हु अंडरस्टैंड द नीड ऑफ देयर कस्टमर, यानी कि एम्प्लॉय कस्टमर की नीड को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। एंड देन कन्वीनियंट बिजनेस आवर, क्या यानी कि जो बिजनेस आवर है वो कन्वीनियंट है या नहीं है। जैसा कि आप देखते होंगे आजकल टाइम पे कि लोग नॉर्मली वर्किंग होते हैं, तो वर्किंग होते हैं तो क्या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो शाम के टाइम पे हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अब आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, वो डिलीवरी जो है 12 बजे या 3 बजे ही हो जा रही है और उस ड्यूरेशन पे जो ऑर्डर जिसने मंगाया है वो ऑफिस में है, तो क्या इस केस में क्या करते हैं वो, तो देखा होगा आपने कि इस केस में अक्सर वो लोग टाइम स्लॉट डिसाइड करते हैं। आपको टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि आप किस टाइम पे जो है मंगवाना चाहते हो, या फिर जो है आप अगर पहले दिन डिलीवरी फेल हो जाता है तो दूसरे दिन फिर से ट्राई करते हैं। नंबर आपको दे दिया जाता है डिलीवरी बॉय का कि आप कांटेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करवा सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स हो गए एम्पैथी के। और इसी तरीके से टेंजिबल है। टेंजिबल में 4 स्टेटमेंट होते हैं। दैट इज मॉडर्न इक्विपमेंट, यानी कि जो इक्विपमेंट्स वहां पे रखे, जो भी मशीनरी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है क्या वो मॉडर्न है कि नहीं है। विजुअली अपीलिंग फैसिलिटीज, यानी कि जब कहीं पे आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं तो क्या यहाँ पे विजुअली है कुछ टेंजिबल चीजें होती हैं या फिर नहीं होती हैं। साइन बोर्ड्स लगे हैं, मशीन रखे हैं, टूल्स रखे हैं। एम्प्लॉयज हु हैव अ नीट प्रोफेशनल अपीयरेंस, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज वहां पे हैं उनका जो अपीयरेंस यानी कि जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, हेयर कट है, वो सारी चीजें साफ सुथरी है कि नहीं सुथरी है, प्रोफेशनल अपीयरेंस है कि नहीं है। विजुअली अपीलिंग मटेरियल एसोसिएटेड विद द सर्विस, यानी कि जो भी वहां पे मटेरियल रखे गए हैं क्या वो सर्विस से ही रिलेटेड है या फिर कुछ भी है उन्होंने ऐसे ही रख दिया है। तो ये टेंजिबिलिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट होता है। तो इन स्टेटमेंट जो 22 स्टेटमेंट होते हैं इन्हीं से रिलेटेड जो है एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट कस्टमर का पूछा जाता है और उसके बेसिस पे परसीव क्वालिटी को जो है मेजर किया जाता है। तो दैट इज सर्व कॉल मॉडल। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।